नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है तो उस वक्त सबसे पहले हमें जिस चीज़ की आशा होती है, जिस जिस चीज़ से हमें लगता है कि सुबह की शुरुआत होगी, वो होता है सूर्योदय। जी हाँ, ये सूर्योदय ही हमें बताता है कि अब आपको जागना होगा, आपको उठना होगा और आपको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर, आप जिस तरीके से लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे थे, आपको एक बार फिर से बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। कहते हैं ना कि ये जो सोच है वो सोच बहुत गहरी होती है और यही सोच सच बनकर हमारे सामने आती है। हमारी सोच, हमारे विवेक में भी एक सूर्य होता है और जब ये सूर्य कहीं दूर चला जाता है या छिप जाता है तो अंधकार, हताशा, निराशा हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई भी चीज़ हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, मार्ग हमें बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारे मार्ग को अलौकित करती है, तो वो होती है सकारात्मक सोच, यानी सकारात्मक विचार। तो जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो आपके साथ कोशिश करते हैं कि सकारात्मक विचार हम ज़रूर साझा करें। और आज जो अनमोल वचन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो अनमोल वचन आपको सही मायने में बताएगा कि हृदय का विस्तृत होना कितना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर है हिंदी विभाग के, साथ ही साथ संकाय अध्यक्ष हैं मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़ के मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विनय कुमार जी। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। बता दूं मैं आपको डॉक्टर विनय कुमार जी के बारे में, तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, साथ ही साथ विभिन्न ऐसी संस्थाएं जो भाषा के ऊपर काम करती हैं, साहित्य के ऊपर काम करती हैं, उन संस्थाओं में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने भारत के बाहर भी, विदेशों में भी जाकर के हिंदी के ऊपर बहुत काम किया है, लोगों को हिंदी से जोड़ने का काम किया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो भाषा होती है, आपकी पहचान होती है, आपकी संस्कृति की पहचान होती है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से करना चाहेंगे डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत उस सवाल से करना चाहूँगी कि कहते हैं कि निज भाषा उन्नति आहे, निज उन्नति को मूल। तो ये जो निज भाषा है, इसे आप किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। अपनी भाषा की मिठास हर व्यक्ति को बचपन से पसंद है बिल्कुल। और आत्मसम्मान या आत्मगौरव की भावना भी तभी उत्पन्न होती है जब हम अपनी भाषा को विकसित होते हुए देख रहे होते हैं। भारतेंदु की जिन पंक्तियों का उल्लेख आपने किया, उसमें कहीं न कहीं हमारा आत्मसम्मान है और हमारी राष्ट्रीयता है। अपनी भाषा की उन्नति के संबंध में कुछ कहने के पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में जिस प्रकार की संस्कृति पनप रही है, लोगों के मन में यह मानसिकता आ गई है, यदि उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका जो जीवन है वो कहीं अधिक उन्नत होगा। यह भ्रम अपनी भाषा, अपनी हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छा संकेत देने वाला नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल की एक सर्वे के अनुसार कनाडा में हिंदी बोलने वालों की संख्या में 66% तक वृद्धि हुई है।
और अपने ही भारत में अपनी एक गलत मानसिकता के कारण अपने बच्चों को अंग्रेजीदा संस्कृति से प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त करने से रोकना होगा हमें। हिंदी सरल, सहज और आकर्षित करने वाली भाषा है। तकनीकी रूप से हिंदी को और भी दक्ष करने की आवश्यकता है और ख़ास करके यह दायित्व आम जनता से कहीं ज़्यादा हमारी सरकार पर है, ताकि वो हिंदी को इस रूप में प्रसारित कर सकें और हिंदी में रोज़गार की व्यवस्था कर सकें। तब हम अपनी भाषा को और भी बढ़ा पाएंगे और विश्व में इस गौरव से भी सम्मानित होंगे कि भारत की भी अपनी कोई राष्ट्रभाषा है, जैसे चीन की है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी के साथ बहुत ही गहरा सफ़र, मतलब बहुत गहरे संबंध के साथ आपका सफ़र अभी तक का रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर हम बिहार की धरती की बात करें तो ऐसे मंझे हुए साहित्यकार इस धरती से आए हैं और कहा जाता है कि बिहार की हवाओं में जो साहित्यिक बयार है, जो बिहार की फ़िज़ाओं में साहित्यिक बयार हैं, वो बिहार के हर कण में साहित्य के बीज उसने बोए हैं और जहाँ से साहित्य अंकुरित हो रहा है, अभी भी अंकुरित हो रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जैसे साहित्यकार हमारे इस बिहार की धरती से रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जैसे रहे हैं, वाण भट्ट जैसे महान साहित्यकार रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पे ज़रूर अपनी बात रखें। बिहार की साहित्यिक परंपरा अत्यंत सशक्त रही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में विद्यापति का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली आज भी पाठकों के बीच में लोकप्रिय है। लोग पढ़ते हैं इसे और ख़ास करके विद्यापति की पदावली, जो खास करके उनकी भक्तिपरक रचनाएं हैं, उनका प्रयोग तो लोग अपने भक्तिपरक कार्यों के अंतर्गत भी करते हैं। रामवृक्ष वेणीपुरी जी और रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि और साहित्यकार रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और बिहार के साहित्यकारों में जो सबसे बड़ी विशेषता हमने देखी है कि उन्होंने राष्ट्र की समस्याओं के संदर्भ में अपनी लेखनी चलाई है। उदाहरण के तौर पर भारत चीन युद्ध के समय जब हम कहीं न कहीं पिछड़ रहे थे और शांति की बातें कर रहे थे, तो उनकी ये पंक्तियाँ शायद सभी को याद होगी, मैं दोहरा रहा हूँ उसे। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके दिनकर जी ने ये पंक्तियाँ कही थी और आज भी समयानुसार लोग इसका प्रयोग करते हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना,
यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये जो पंक्तियां हैं ये भी बिहार की धरती पर ही उन्हीं के द्वारा रची गई और आज भी ये पंक्तियां इतनी लोकप्रिय है कि लोग बातों के क्रम में भी इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं और उद्धृत करने के साथ साथ वो अपने आत्मविश्वास को भी जागृत करते हैं। बिल्कुल। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। टूटे हुए विश्वास को सशक्त करने के लिए ऐसी पंक्तियों की आवश्यकता आज भी है और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे बिहार की धरती पर दिनकर, बेनीपुरी और अगर सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम देखें तो शारदा सिन्हा जी या बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने समय समय पर बिहार की साहित्यिक सीमाओं में विस्तार किया है। बिल्कुल। ये जो साहित्यिक सीमाएं होती हैं, कहा जाता है कि आपने एक भाषा में अपनी कृति की रचना की है, आपने एक भाषा में कविता लिखी, कहानी लिखी या उपन्यास लिखा या आप लेख लिख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भाषा जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बैरियर हो जाती है। वो पढ़ना तो आपको चाहते हैं लेकिन आपकी कृतियाँ हिंदी में हैं, लेकिन उनको शायद कोई हिंदी भाषा नहीं आती है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि अगर हम हिंदी भाषी, हमको अगर किसी दूसरे ऐसे भाषा की पुस्तक पढ़नी है, ऐसे में जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो क्या आपको लगता है, कई बार मैंने लोगों के मुख से सुना है, पढ़ा भी है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो जो मूल आधार होती है कृतियों की वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस पे? आपने सही प्रश्न उठाया है। जो रचना जिस भाषा में लिखी जाती है उसमें एक भावना होती है, कवि की भावना होती है और उस भाषा को बोलने वाले कहीं न कहीं आत्मीय संबंध भी कवि से जोड़ देते हैं। जब उसका अनुवाद होता है तो यह चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे मेरी दृष्टि में संसार के सबसे बड़े कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा और आपने देखा होगा कि प्रायः सभी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है। इसे प्रशंसा मिली। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, इसे लेकर कोई भी भाषा बोलने वाले कहीं कोई विवाद नहीं करते हैं, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले हों। अंतर ये हो जाता है कि जिस भाषा में पुस्तक लिखी जाती है और बोलने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ जो आत्मीय संबंध हो जाता है कवि का, वो संबंध बाहर के या दूसरे देशों के कवियों के साथ नहीं हो पाता, यानी तादात्म्य स्थापित करने में कहीं न कहीं कमी होती है। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो केवल काव्य ही नहीं है, वो मंत्र शास्त्र भी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा इस दृष्टि से कि आप इसे आजमा कर देख लीजिए। कभी भी आप बहुत गहरे तनाव में हो, बहुत दिमाग आपका परेशान हो, मस्तिष्क पे लग रहा है कि बोझ हो, तो आप बैठ जाइए, सफ़ेद, लाल या पीले कपड़े पहनकर बैठ जाइए और बड़े ही ध्यान से दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इन पंक्तियों का प्रयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो तनाव है वो कमना शुरू हो जाएगा
और इसी प्रकार अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो कवनहु काज कठिन जग माही, जो तुमसे नहीं जात है ताही। इन पंक्तियों को पढ़िए, आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। ये विशेषता केवल हमारी हिंदी भाषा में है। ये विशेषता केवल श्री रामचरितमानस में है, जिसे मैं प्रणाम करता हूँ। और ये विशेषता केवल तुलसी की लेखनी में है और कहीं नहीं है। बिल्कुल। जिन दो पंक्तियों का आपने जिक्र किया, शायद वो खुद से कही जाने वाली पंक्तियां हैं जो आपके अंदर आत्मविश्वास भरती हैं। जैसे पहले आपने कहा कि संकट जो है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरी पंक्ति ये थी आपकी कि जग में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और वैसे भी जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें कहा गया है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो आत्मा है, वो सर्वोपरि है और उसमें असीम शक्तियाँ हैं, असीम शक्तियों का भंडार आपके अंदर है, आपके भीतर निहित है। जब यहाँ पे बात हो रही थी, रामचरितमानस का जिक्र किया आपने यहाँ पे, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। वट वृक्ष कहे जाते हैं। कहा जाता है कि द्वार की शोभा होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो द्वार की शोभा होते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम अभी के समय की बात करें तो अभी दृश्य बहुत बदल गया है। कहीं से सकारात्मक खबरें आती हैं, कहीं से नकारात्मक खबरें आती हैं। सकारात्मक खबरों पे तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन नकारात्मक खबरें जो होती हैं हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, दुर्भाग्य यह है कि भौतिकता के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन संवेदनहीनता के क्षेत्र में हम उतने ही पीछे जा रहे हैं। मुझे डर यह है कि भौतिकता के प्रति यह आकर्षण रहा तो धीरे धीरे मानवता खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों की उपेक्षा से संबंधित जो समाचार हमें मिलते हैं वह इसी बढ़ती हुई भौतिकता और घटती हुई संवेदनहीनता का परिणाम है। किसी घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। वही बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसके अपने बच्चे होते हैं, तो अपने पारिवारिक दायरे से बुजुर्गों को निकाल देता है और कहीं न कहीं बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं। देखिए, इसका दुष्परिणाम दो तरीके से होता है। पहला तो यह है कि हम सभी ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है, जब तक है तब तक मैं हूँ। जैसे मेरा नाम विनय हुआ तो मैं विनय कब तक हूँ? एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक के लिए मुझे ईश्वर ने ऊर्जा दी है। जन्म लिया, जाना भी है। संसार के सारे व्यक्तियों के साथ यह सत्य है। तो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है वो कहीं न कहीं हमारी किस्मत को सुदृढ़ करती है, बनाती है। किस्मत क्या है? आने वाली घटनाएं रत्ती भर भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी बारिश होगी, जैसे अभी धूप निकलेगी, यह ताकत हमारे भीतर नहीं है। प्रकृति को बिल्कुल अपनी तरह से मोड़ देना, यह भी हमारे भीतर नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों के प्रति जो उदासीनता बच्चों में आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों से उन्हें दो लाभ हैं। पहला तो यह है
कि उनके दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कहीं न कहीं बच्चों की किस्मत को बनाता है। उनके दिल से निकली हुई बद्दुआएं कभी भी किसी की किस्मत को नहीं बना सकती है, खास करके बच्चों की भी नहीं। और बुजुर्गों की उपेक्षा करना एक तरह से व्यक्ति के पतन की ओर भी इशारा करता है। अगर कोई युवा किसी भी बुजुर्ग का अपमान करता है तो यह मानकर चलिए कि वो अंदर से संस्कारहीन, अनैतिक, घटिया और विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। बुजुर्गों का सम्मान, आपने सही कहा कि उनकी जो स्थिति है वो उस बट वृक्ष की तरह है जिसकी छाँव में लोग आनंदित होते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को। यही भावना होनी चाहिए। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि यदि बुज़ुर्गों का वो अपमान कर रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम झेलने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि इस संसार में, इस सृष्टि में आप जो करेंगे वही चीज़ घूम करके आपके पास आएगी, चाहे आपको इस जन्म में झेलना पड़े चाहे उस जन्म में झेलना पड़े, क्योंकि आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ना अंग्रेज़ी सही से बोल पाते हैं, ना हिंदी सही से बोल पाते हैं, या उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो उनकी नानी दादी की भाषा हुआ करती, वो ही बहुत सही से बोल पाते हैं। क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पे? युवाओं में जो ये प्रवृत्ति आई है कि खिचड़ी भाषा का वो प्रयोग करने लग गए हैं, उसके पीछे एक कारण तो यह है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी संस्कृति का प्रभाव यहाँ छोड़ गए। युवाओं को लगता है कि यदि अपनी भाषा में वो आंग्ल भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समाज उन्हें प्रशंसनीय दृष्टि से देखेगा, उनकी एक विशेष पहचान होगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के युवा कितने गलत भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि न तो वो अपनी भाषा को सही ढंग से बोल पाते हैं और न वो आंग्ल भाषा को सही ढंग से बोल पाते हैं। यह जो प्रवृत्ति है वह उनकी अधकचरी मानसिकता और अपरिपक्वता का परिचायक है। भाषा अपनी हो तो राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है। और एक बड़े मज़े की बात मैं बताता हूँ कि हर व्यक्ति, जो मैंने अनुभव किया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलने के क्रम में अंग्रेजी बोलता है, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी इस तरह से बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में करता है, जानबूझ कर करता है, क्योंकि उसके भीतर यह मानसिकता होती है कि सामने वाला जो सुन रहा है वो उसे समझे कि इसे अंग्रेजी भी आती है और यह और लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा और योग्य है। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि इससे उसकी छवि और भी खराब हो जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे को चरितार्थ करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हास्य के पात्र होते हैं, न कि प्रशंसा के। इसलिए मैं युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले अपनी भाषा पर नियंत्रण कीजिए, उसे बोलने के तरीके को सीखिए। आपकी भाषा सरल, सहज और प्रवाह में होनी चाहिए। मैं इतनी देर से आपके साथ बातें कर रहा हूँ, संभवतः मैंने किसी भी दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो पहले अपनी भाषा को सीखना चाहिए उन्हें, और उसके बाद किसी भाषा में यदि वो कुशल होना चाहते हैं तो निसंदेह हों, उससे सभी का भला होगा।
लेकिन अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपनाना ठीक वैसा ही है कि अपनों को जो ठुकराता है गैरों की ठोकरें पाता है। अपनों को जो ठुकराता है गैरों की ठोकरें पाता है। तो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपनाने वाले विकृत मानसिकता के ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी भाषा के यदि नहीं हैं तो आप किसी भी भाषा के नहीं हैं और आप कहीं भी सम्मान नहीं पाएंगे और कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, जब तक पूरा ज्ञान ना हो। जी। भाषा सीखनी अच्छी बात है, अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी होने से आप अलग अलग संस्कृतियों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जब आप आधे ज्ञान के साथ चलते हैं तो आप कई बार गिरते हैं और फिर गिरकर संभलने का मौका शायद नहीं मिलता है। एक और सवाल आपसे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी किताबें जो है लिखी हैं, आपने विभिन्न जो संस्थाएं हैं वहाँ अपना बहुत विशिष्ट योगदान दिया है हिंदी के संबंध में या साहित्य के संबंध में मैं बात करूँ। आपकी किताबों का अगर मैं जिक्र करूँ तो किन किताबों का आप नाम लेना चाहेंगे और क्या विशेषताएं हैं उनकी? जी, इस बात को कहने के पहले मैं दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा कि मुंबई की संस्था साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 30 सितंबर को विज्ञान भवन में राम कथा विश्व संदर्भ कोश का द्वितीय खंड विमोचित हो रहा है। इसके प्रथम खंड के उप संपादक के रूप में मैंने काम किया है और 56 खंडों में इसके प्रकाशन की योजना है। यह एक अद्भुत काम है जिसमें राम से संबंधित विभिन्न लोक गीतों का संकलन किया गया है। 600 पृष्ठों की यह पुस्तक है और विज्ञान भवन में इस बार इसका आयोजन होने जा रहा है 30 सितंबर को। और आपने अन्य किताबों के संदर्भ में पूछा है मुझसे, तो मगही कहावतों की सामाजिकता, यह मेरी पुस्तक है। प्रसाद के नाटकों का रंगमंचीय अध्ययन, भक्तिकालीन साहित्य में माता लक्ष्मी का स्वरूप, हिंदी के प्रमुख नाटककार और रंगमंच, सूफी साहित्य आदि पर मैंने काम किए हैं। और ख़ास करके मगही कहावतों की सामाजिकता पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा जी। कि बिहार में जो भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, तो मैं मगध क्षेत्र का हूँ और मगही की कहावतों पर मैंने काम किया है और उन कहावतों की जो विशेषताएं हैं उसे बतलाते हुए काम करने का उद्देश्य यह है कि जिन कहावतों का प्रयोग आम जीवन में हम लोग करते हैं उनका प्रचलन बढ़े तो कहीं न कहीं हमारी भाषा समृद्ध होगी। इसीलिए हमने मगही कहावतों पर विशेष ध्यान दिया है। वैसे तो नाटक पर भी मेरा कार्य है, काव्य पर भी कार्य है और जो शोध प्रबंध मेरे निर्देशन में लिखे गए उसमें तो सारे विषय ही समाहित हैं। किंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा और ख़ास करके साहित्यिक क्षेत्र में मैं एक बात और बता दूं कि मैं 2 साहित्यकारों से बड़ा प्रभावित हूँ। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं जी। और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। तो मैंने प्रसाद के नाटकों पर काम किया है और इनकी कामायनी आप सबको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद हिंदी साहित्य में अगर कोई दूसरी पुस्तक सिरमौर है हमारे लिए तो वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हमारी रही और आपने उन बिंदुओं पर भी ध्यान लोगों को आकृष्ट किया जिन पे बात करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आए और भाषा के बारे में इतनी सटीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों को नमस्ते।
तो कहते हैं कि भाषा जो है ना, भाषा में आपके भाव झलकते हैं। आपके भाव कैसे हैं वो साफ साफ आपकी भाषा बताती है। भाषा से संदर्भ इस बात का भी है कि आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग भी बहुत हद तक आपके व्यक्तित्व को जाहिर करता है, व्यक्तित्व को बताता है। तो आज के इस बिहार बिहान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddk patna@gmail.com।